हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो जिस बात का पिछले एक हफ्ते से अंदेशा लगाया जा रहा था, जिसको लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में काफी सारे लोगों की सांसें थमी हुई थी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जिसके ऊपर रोज रोज नई नई भविष्यवाणियां कर रहे थे, फाइनली वो घटना घट चुकी है। ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया है। जब मैं आप लोगों से ये बात कर रहा हूं, जब मैं आपसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त तक इसराइल के ऊपर ईरान ने लगभग 100 से 200 के बीच में बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया है। इसमें से काफी सारे मिसाइल्स ने एक्चुअल में जाकर इसराइल को की जमीन को टच किया है, हिट किया है, यानी कि आयरन डोम ने सारे के सारे मिसाइल्स को रोक सकने में उसको कामयाबी नहीं मिली। एंड ऑब्वियसली बात है, नुकसान हुआ है इसराइल को, कैजुअलिटीज भी हुई होंगी। अब जैसे जैसे उसका असेसमेंट निकल कर आएगा तब पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना इंपैक्ट इस हमले से ईरान की वजह से इसराइल को हुआ है। एंड ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर घटना के साथ ही जो पिछले एक साल से मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, अब इसके डायमेंशंस बदल चुके हैं। अब ये जंग एक्चुअल में बहुत खतरनाक मोड में एंटर कर चुकी है। अभी तक ये हो रहा था पिछले साल 8 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया। लगभग 1400 के आसपास सिविलियंस की डेथ हुई थी उस अटैक में, एंड काफी सारे लोगों को हमास वाले एब्डक्ट कर गाजा पट्टी में ले गए थे। उसके बाद से लेके अभी तक, ये हमला होने के पहले तक की स्थिति ऐसी थी कि एक प्रॉक्सी वॉर पूरे मिडिल ईस्ट में चल रहा था। इसराइल ने सबसे पहले गाजा पट्टी में इन्वेजन किया एंड उन्होंने हमास को लगभग लगभग साफ कर दिया। उसके बाद हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक्स किए गए। इसके अलावा ईरान के अंदर भी हमास के एक सीनियर ऑपरेटिव को मारा गया। ये सारी घटनाएं चल रही थी, बट फिर भी अभी तक ये एक उम्मीद थी, अभी तक ये आशा थी कि शायद ये वॉर खत्म करवाया जा सकता है, शायद सीज फायर हो सकता है, क्योंकि अभी तक मिडिल ईस्ट की ये जो दो ग्रेट पावर्स हैं एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कंफ्लिक्ट में नहीं आई थी। अभी तक जो चीज चल रही थी इसको हम लोग कह सकते हैं प्रॉक्सी वॉर। क्योंकि चाहे आप हमास की बात कर लें, चाहे हिजबुल्लाह की बात कर लें, दोनों ईरान के प्रॉक्सीज थे और ईरान के बिहाफ पर इसराइल के ऊपर अटैक कर रहे थे। और इसमें एक और नाम जोड़ना पड़ेगा, यमन के हुतीस। हुतीस को भी ईरान सपोर्ट कर रहा था, वो भी इसराइल के खिलाफ लगे हुए थे कुछ ना कुछ कार्रवाई करने में। पलट कर इसराइल ने तीनों को ठोक दिया है, तीनों के ऊपर बहुत बड़ी जबरदस्त कार्रवाइयां करी हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया कि ईरान के अंदर भी जाकर एक सीनियर हमास ऑपरेटिव को असैसिनेट कर दिया। ये सारी घटनाएं कर उन्होंने दो बातें करी हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ईरान को पोक किया है, डेयर किया है कि हम तुम्हें डेयर कर रहे हैं, दम हो तो हम पर अटैक कर बताओ। एक तो इस तरीके से इसराइल ने ईरान को पोक किया है डायरेक्टली इस वॉर में एंटर करने के लिए। अभी तक क्योंकि एक दूसरे के साथ में दोनों का सीधा कंफ्लिक्ट नहीं था, एक छोटा सा अप्रैल के महीने में मिसाइल्स का एक्सचेंज हुआ था, बट उसके अलावा अगर देखा जाए तो दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ में अभी तक डायरेक्ट कोई कंफ्लिक्ट नहीं किया था। मगर जिस तरीके की घटनाएं चल रही थी उससे ईरान को एक तो इसराइल पोक कर रहा था कि दम हो तो हम पर हमला कर बताओ, इस वॉर में एक्चुअल मुदर कर बताओ। दूसरी चीज जो हुई वो ये है कि जिस तरह से एक के बाद एक, पहले हमास, उसके बाद में हिजबुल्लाह के लीडर का मारा जाना, हुतीस के ऊपर हमला, ये सारी घटनाएं जैसे जैसे एक के बाद एक होती चली जा रही थी। एंड दुनिया कह के थक गई मगर इसराइल को रोक नहीं पाई। ईरान की इस पूरे की पूरी घटनाओं में, क्योंकि इसराइल को वो रोक नहीं सके किसी भी तरीके से, ईरान की काफी ज्यादा साख खराब हो रही थी। मिडिल ईस्ट में वैसे भी एक पावर का गेम चल रहा है, मुस्लिम वर्ल्ड में एक वर्चस्व की लड़ाई ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में है। ऐसी परिस्थिति में ईरान के ऊपर काफी लंबे वक्त से प्रेशर बना हुआ था कि वो इसराइल के खिलाफ कोई कदम ले। अब यहां पर सिचुएशंस बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं कि ईरान के साथ दिक्कत यह है कि अगर उन्होंने इसराइल के खिलाफ कोई सीधा सीधा डायरेक्ट हमला किया या डायरेक्ट कोई इस तरीके का मिलिट्री कंफ्रंटेशन मोल ले लिया तो अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका ने घोषणा कर रखी है कि अगर ईरान किसी भी तरीके से इसराइल को थ्रेटन करता है तो फिर इसका मतलब यह माना जाएगा कि ईरान अमेरिका को थ्रेट कर रहा है और फाइनली हमें फिर इस वॉर में एंटर करना पड़ेगा। अब अगर यूनाइटेड स्टेट्स इस पूरे के पूरे वॉर में एंटर कर गया तो यहां से ईरान की जो मुल्ला रिजीम है, जो खोमेनी की रिजीम चल रही है, उसके एग्जिस्टेंस पर खतरा खड़ा हो सकता है। प्लस ये कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि शायद इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट कर दें। तो खोने के लिए काफी कुछ है, स्टेक्स पर काफी कुछ लगा हुआ है। एंड इसको इस तरह से कह सकते हैं, डैम यू डू डैम यू डोंट। अब अगर हमला किया गया और उसके बाद फिर ईरान के ऊपर काउंटर अटैक हुआ तो उसके फिर बड़े भयानक कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये सिचुएशन, और कुछ नहीं करो तो आपकी साख खराब हो रही है। मिडिल ईस्ट में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है उसमें आपका जो है मुंह पे लगातार पंचेस पड़ते चले जा रहे हैं, बेइज्जती पे बेइज्जती होती चली जा रही है। तो दोनों सिचुएशंस में करो या मरो वाली स्थिति है, आगे कुआ पीछे खाई वाली स्थिति में ईरान फंसा हुआ था। एंड फाइनली ईरान हैज टेकन द कॉल एंड इन्होंने उठा के 200 के करीब मिसाइल्स इसराइल के ऊपर आज दाग दिए। अब देखिए यहाँ पे मैप में ईरान यहां पर है, इसराइल यहां पर है। अब इन दोनों के बीच में इराक, सीरिया, जॉर्डन और वेस्ट बैंक का इलाका जो है पड़ता है। तो डायरेक्ट दोनों के बीच में किसी भी तरीके की कोई ग्राउंड बॉर्डर नहीं है, तो सीधा सीधा मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो नहीं सकता। ऑब्वियसली बात है, जो भी हमला होना था वो एयर अटैक के रूप में होना था। या तो ईरान अपने फाइटर जेट्स भेजता है इसराइल के ऊपर, या फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह की मदद से हमला करता। तो फाइनली इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स की मदद से हमला किया। एक साथ इतनी सारी मिसाइल्स दागने का ईरान की तरफ से फायदा यह हुआ कि जो इसराइल का
एंड आपका एंटी मिसाइल सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम, वो सारी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया एयर में, और कुछ मिसाइल्स ने एक्चुअल में हिट किया है। इस चीज के बाकायदा वीडियोस आ गए हैं, न्यूज चैनल्स पे चल भी रहे हैं कि कुछ मिसाइल्स ने एक्चुअल में जाकर इसराइल को हिट किया है। तो नुकसान तो यहां पर अब इसराइल को भी हुआ है। एंड जाहिर सी बात है, अब साइज में दोनों के फर्क देखिए, ईरान की और इसराइल का जो साइज है, इनकी पॉपुलेशन में जो डिफरेंस है, इनको अगर आप देखें तो जिस तरीके से मिसाइल्स के हमले हुए हैं, कुछ ना कुछ कैजुअलिटीज जरूर हुई होंगी। एंड अब ये सीधे सीधे इसराइल को मजबूर करता है कि उनको काउंटर अटैक करना पड़ेगा, उन्हें रिटेलिएट करना पड़ेगा, और यहीं से चीजें खराब होना शुरू होती हैं। क्योंकि अगर इसराइल ने ईरान के ऊपर फिर काउंटर अटैक किया, एक तगड़ा काउंटर अटैक कर दिया, इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला कर दिया, खामनेई के ऊपर या फिर किसी और सीनियर जो ईरान का कोई सुप्रीम लीडर या उससे नीचे का जो आपके लीडर्स वगैरह उनमें से अगर किसी को असैसिनेट करने की कोशिश किया, कर दिया, इन दैट कंडीशन ये वॉर बहुत अगली टर्न ले सकता है। और यूनाइटेड स्टेट्स अगर इसमें शामिल हुआ और बाकी अगर वेस्ट के देश इसमें शामिल हुए, ईरान के जो दूसरे प्रॉक्सीज हैं, दूसरे उसको जो सपोर्टर्स हैं, वो इसमें शामिल हुए, या फिर अगर रशिया ने ईरान की मदद करने की कोशिश करी, देन सिचुएशंस बहुत हाथ से निकल सकती हैं। एंड दिस रीजनल वॉर कैन टर्न इनटू अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट दैट कैन गो, हालांकि ऐसा चांसेस कम है, बट दैट कैन इवन गो टू अ वर्ल्ड वॉर। इस तरीके से मसले मिडिल ईस्ट में खराब हो रहे हैं, सिचुएशंस एकदम आउट ऑफ हैंड निकलती चली जा रही हैं। तो अब देखना होगा आगे क्या होता है। वैसे तो उम्मीद की जानी चाहिए कि चीजें एस्केलेट ना हो, वाटर डाउन हो जाए, किसी तरीके से दोनों साइड्स जो हैं वो कंस्ट्रेंट का मुजाहरा पेश करें, बट उम्मीद नहीं लग रही, चांसेस कम दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अटैक हुआ है, जिस तरीके से उसके बाद में फिर बयान आ रहे हैं ईरानियंस की, बयान आ रहे हैं इसराइलीज की तरफ से, तो इस बात की संभावना तो जीरो से भी कम है कि इजराइल पलट कर काउंटर अटैक नहीं करेगा। अब वो काउंटर अटैक कैसा होता है, कब होता है, और उसके जवाब में फिर अब ईरान क्या करता है, सारा खेल बस इसी के ऊपर जाकर टिकता है। और अब देखना होगा यहां से सिचुएशंस कहां निकलती हैं। तो होप सो थिंग्स ज्यादा आगे ना बढ़े किसी तरीके से। मसला जैसे अप्रैल में दोनों ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें मारी थी, पहले ईरान ने कुछ मिसाइलें मारी थी, उसके बाद में इसराइल ने कुछ मिसाइलें मारी थी और मैटर शांत हो गया था, सॉर्ट आउट हो गया था। वैसे कुछ इस वक्त में भी हो जाए, बट थिंग्स लुक एक्सट्रीमली अनलाइकली। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो यहां तक का जो एक बार मैं टाइमलाइन है आप लोगों को बता देता हूं, जिससे आपको भी अंदाजा लगेगा कि चीजें अब कितना ज्यादा एस्केलेट हो सकती हैं। 8 अक्टूबर 2023, नॉट 8 अक्टूबर, सॉरी 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल में हमला किया और लगभग 1200 के करीब सिविलियंस को मार दिया। लगभग 200 के करीब, अप्रोक्सीमेटली लगभग 200 के करीब वो हॉस्टेजेस को अपने साथ लेकर गाजा स्ट्रिप में चले गए। अब इनका ख्याल ये था कि इतने अगर हमने हॉस्टेजेस उठाए तो हम लोग फिर इजराइल को मजबूर कर देंगे किसी भी तरीके से नेगोशिएशन करने के लिए, और हमारे हजारों की संख्या में लोग छोड़ने के लिए जो इजरायली जेल्स में बंद है। हुआ इसका उल्टा, इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जिसका नाम था ऑपरेशन सोर्ड्स ऑफ आयरन। इसके कंसिक्वेंस में उन्होंने गाजा स्ट्रिप को इन्वेड कर दिया, गाजा स्ट्रिप को इन्वेड किया, उस पर एयर अटैक किए और जमकर यहां पे बर्बादी हुई है, जमकर जान माल का नुकसान हुआ। एंड अल्टीमेटली, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमास पूरी तरह से साफ हो गया, बट हमास लगभग लगभग नेस्तनाबूद हो गया। अब जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, जब इंटेंस यहां पे लड़ाई हो रही थी, एयर ऑपरेशंस हो रहे थे, ग्राउंड ऑपरेशंस हो रहे थे, इस बीच में गाजा स्ट्रिप के पास में एक देश पड़ता है लेबनान। ये जो छोटा सा आपको देश दिख रहा है, ये है लेबनान। ये छोटी सी, एकदम छोटी सी जो दिख रही है वो गाजा स्ट्रिप है। वो सारे अभी तक जितनी बातें मैंने बताई वो यहाँ पे हो रहा था। ये लेबनान में एक शिया ग्रुप है जिसको काफी सारे देशों ने टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर रखा है, काफी सारे देश सपोर्ट करते हैं। इसका नाम था हिजबुल्ला। हिजबुल्ला ने इसराइल के ऊपर कुछ हमले किए, कुछ मिसाइलें मारी लेबनान से। एंड इसके कंसिक्वेंस में अल्टीमेटली, क्योंकि अब ये लोग हमास को लगभग लगभग साफ कर चुके थे, तो फिर इन्होंने अपने ऑपरेशंस को बढ़ाया, हिजबुल्ला को लपेटे में लिया। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, रिसेंटली हिजबुल्ला के ऊपर एयर स्ट्राइक्स वगैरह कर कर इन्होंने हिजबुल्ला के सुप्रीम लीडर जो थे उनको मार दिया, जिनको सीधा सीधा सपोर्ट जो है वो हासिल था ईरान का। तो हिजबुल्ला को साफ कर दिया। इस बीच में दो घटनाएं और हुई। यहां देखिए, मैं आपको एक ग्लोब पर दिखाता हूं तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ईरान का एक और प्रॉक्सी ग्रुप है, और थोड़ा सा बड़ा करते हैं सर। ये देखिए, ये जो आपको इलाका देखने को मिल रहा है, ये
यमन देश है और यमन का एक हिस्सा हूतीस के कब्जे में है। हूती रिबल्स को फिर ईरान का सपोर्ट हासिल है, उन्होंने उठा के यहाँ से आने जाने वाले शिप्स के ऊपर हमला कर दिया और इसराइल के ऊपर यहाँ से मिसाइल्स मारना शुरू कर दी। तो एक तो इसराइल ने फिर इनके ऊपर भी अटैक कर इनको साफ कर दिया या फिर यहाँ पे इनको काफी नुकसान पहुंचाया। एंड जैसा कि मैंने बताया कि ईरान के अंदर भी जाकर कुछ असैसिनेशन अटेम्प्ट्स वगैरह किए। ये सारी घटनाएं होने के ये सारी घटनाएं जब हो रही थी इस पूरे वक्त में, अब मिडिल ईस्ट में वर्चस्व को लेकर एक तो सवाल उठ गया, क्योंकि ईरान चाहे वो मुंह जबानी ही काम कर रहा हो, चाहे वो अपने सपोर्टर्स की मदद से काम करवा रहा हो, मगर अल्टीमेटली वो इसराइल के खिलाफ कुछ करवा रहा था। एंड इसका कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट में अगर हम सऊदी अरब को देखें या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देखें या फिर और दूसरे प्रोमिनेंट जो अरब नेशंस हैं, वो इस मैटर से अपने आप को दूर रखे हुए थे। तो ये जो वर्चस्व की लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं ईरान जो है वो अपर हैंड लेता हुआ दिख रहा था कुछ महीनों पहले तक। मगर अब जिस तरीके की स्थितियां बन गई और जैसे हमास खत्म हो गया, हिजबुल्ला की ऐसी की तैसी हो गई, इसके अलावा हुतीस के ऊपर हमले हो गए, अपने खुद के घर में आप अटैक्स नहीं रोक पा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं इनको काफी ज्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ रहा था। तो ये हमला तो होना ही था, काफी हाई चांसेस थे कि ईरान जो है वो अटैक करेगा, मगर अब इस अटैक के क्या कंसिक्वेंसेज होंगे इनको यहाँ से एंटिसिपेट करना बहुत मुश्किल है। वी नेवर नो, कैलकुलेशंस अगर इन कंट्रोल रहती हैं, इसराइल अगर इस मैटर को आगे नहीं बढ़ाता तो फिर उसका जो है फेस सेविंग का सवाल है, उसके एग्जिस्टेंस का सवाल है, कहीं ना कहीं उसकी जो है आप कह सकते हैं इमेज को धक्का लगेगा। एंड क्योंकि इसराइल जो है एक एग्जिस्टेंशियल लड़ाई लड़ रहा है मिडिल ईस्ट में, तो वो किसी भी तरीके से अपने परसेप्शन में या किसी भी तरीके से अपने ऑपरेशंस में या अपने बदले में किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरत सकता। तो देखने वाली बात होगी यहां से मैटर कहां जाते हैं, मगर चीजें एस्केलेट हो सकती हैं और इसके कंसिक्वेंसेस बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। ईश्वर से दुआ करें इस तरीके की कोई भी चीज ना हो। बाकी इस मैटर पे आगे जिस जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं मैं आप लोगों के साथ में से कवर करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आई एम प्रीटी श्योर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। चलें मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।